एक मिनट। नमस्कार, आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल और स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। देश की आज 5 सबसे बड़ी खबरों का पोस्टमार्टम करेंगे। इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे, सीधी मुद्दे की बात करेंगे। 5 बड़ी खबरें क्या क्या हैं? सबसे बड़ी खबर आज कल की जो छाई रही पूरे दिन, जिस पर मीडिया ने, किसी ने बताया सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को लताड़ा, किसी ने बताया सुप्रीम कोर्ट को लताड़ा। अब अंतिम में जनता तय करे किसने किसे लताड़ा। अगर 65 लाख वोटों को दोबारा मौका मिलेगा तो ईमानदारी से चुनाव आयोग लताड़ा, और अगर उन्हें मौका नहीं मिलता तो विपक्ष को लताड़ा। इतनी सी बात है, बाकी आप तय कीजिए। दूसरी खबर है, द हिंदू में आज लीड खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट पर सरकार का भारी दबाव है। मेरी बात फिर ध्यान से सुने, द हिंदू में लीड खबर है, सुप्रीम कोर्ट पर सरकार का भारी दबाव है। नंबर 3, जीएसटी स्लैब कम नहीं हुआ है। सरकार ने दिवाली का कहा है, हम भादों से ही, मतलब कृष्ण जन्माष्टमी से ही शुरू हो गए प्रचार प्रसार पर। होगा कि नहीं होगा अभी ये तय नहीं है। इस देश की जनता फंस कहां रही है? कई कानून प्रचार करके छोड़ दिए गए, वो लागू ही नहीं हुए। अब आप बताओ, जो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को बिल आया था, कितनी मीडिया में चर्चा, और उस वक्फ बोर्ड से कितने हिंदुओं को लाभ मिलेगा? मैं बाय द वे कर देता हूं बातें। तीसरी खबर जो होगी, चौथी, कि हिंदुस्तान टाइम्स में उपराष्ट्रपति पद के यानी राजग के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की खबर है, और दूसरे उम्मीदवार की खबर ही नहीं है। और तीसरे, जो राजस्थान से एक लड़के ने दायर किया है, बच्चे ने, फिर उसकी तो छपेगी कहां? और नंबर 5 की खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक सरफिरा चांटा मारता है, जो बेहद क्रूरतम घटना है, और हम उतनी निंदा करते हैं, इतनी शर्मनाक है कि इसका मतलब सरकार नाकाम है, जो अपने मुख्यमंत्री को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाई। और उसका खामियाजा किसे उठाना पड़ा? दिल्ली के सीपी को। आनंद फानन में बेचारे को कुछ ही दिन पहले आए थे और चले गए, नए सीपी नियुक्त हो गए। हमारी खबरों से संजय सर को भी दिक्कत हो रही है, पोस्टमार्टम कैसे करेंगे? पानी पी लिया, पानी मांग गए वो खबरों से पहले ही। तो हमें समझना पड़ेगा, खबरों में दम है। सर, शुरुआत करते हैं पहली खबर से। एसआईआर, यानी सर ने तो कई लोगों को मार दिया, और अजीत अंजुम जी उन मरे हुए लोगों को फिर प्रकट करा रहे हैं। तो ये ला कहां से रहे हैं? मरे हुए कैसे लाए? वो सवाल ये है। एसआईआर जब शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में केस ये किया गया, माने जो हमने अखबारों से समझा है, मैं चूंकि कानून का आदमी नहीं हूं और रिपोर्टिंग में लीगल रिपोर्टिंग नहीं करता, तो मुझे वैसे जानकारी नहीं है, और मैं लीगल साइट वाइज भी कब देखता हूँ, मैं खबर ही देखता हूँ। तो जो अखबारों में खबर छपी और आम आदमी के लिए जो छपा है, आम आदमी को जो बताया गया, उससे मैंने यही समझा है कि मुकदमा ये था कि एसआईआर गलत है, उसकी जरूरत नहीं है, उसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि वो समय कम है उसके लिए, इतने कम समय में पहले भी कभी नहीं हुआ है, वगैरह वगैरह तमाम बातें थी उसमें। उत्तर का आधार सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के तरीके पर चर्चा होती रही, अभी भी हो रही है। उसमें यह था कि अगर आप 15 लोगों को ऐसे ले आए जो जिंदा है और जिनका नाम मरे में होगा, तो हम रोक देंगे, ऐसे रोक देंगे, वैसे रोक देंगे। कई खबरें छपी हैं, मुझे ठीक से अब याद भी नहीं है, लेकिन सब कुछ हो गया, एसआईआर रोकने का आदेश नहीं आया है। अब 65, मामला यही है कि समय कम है, आपने 65,000 आदमी को हटा दिया, 65 लाख आदमी का नाम हटा दिया। ये नहीं बता रहे कि कैसे हटाया, क्यों हटाया, क्या आधार है। जो तरीका बताया वो तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बताया कि इन्हें क्यों हटाया है, और वो गलत है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राजनीतिक दल जो है, 12-14 जितने बिहार के राजनीतिक दल हैं, सबसे कहा है कि वो सहयोग करें, और जिनका नाम काटा गया है, गलत काटा गया है, मतलब उनका फिर से शामिल करवाने में सहयोग करें। तो अगर जनता ही के सहयोग या अगर राजनीतिक दलों के सहयोग से ही ये सब काम होना था,
तो एसआईआर करने चुनाव आयोग गया क्यों था, और पहले क्यों कह रहा था कि हो जाएगा? तो उसको भी पता था कि समय कम है, यही मुकदमा है कि समय कम है, उसमें ठीक से हो नहीं सकता है, उसको रोका जाए। तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक नहीं रहा है। तमाम शर्तें पूरी होने के बाद, मतलब जो शर्तें कही गई थी कि 15 ले आइए तो हम रोक देंगे, उसके बाद नहीं रोका गया। 65 लाख नाम उसने हटा दिए, तब नहीं रोका गया। जब कहा गया कि आप नाम फिर से डाल दीजिए, अपलोड करिए, तो उसने अपलोड कर दिया। पहले तो बताता नहीं था, फिर अपलोड कर दिया। तो इसका मतलब है कि उसका सब कुछ है, वो दे नहीं रहा है या देना नहीं चाहता है। तो चुनाव आयोग वो कर रहा है जो उसको करना है या जो उसको करने के लिए कहा गया है, ये तो अब क्लियर हो गया। उसके बावजूद जब 65 लाख नाम हटा दिए गए और लोग कह रहे हैं कि गलत हटाए गए, और चुनाव आयोग कह रहा है कि तरीका यही है कि लोग, माने पार्टी के लोग कहें, बीएलओ कहें, और पार्टी के जो दूसरे लोग ये सब काम करते हैं वो लोग करें। तो जब इन्हीं के भरोसे करना था तो आपने एसआईआर करने के पहले सलाह मशविरा क्यों नहीं की, कैसे करना है उस पर बात क्यों नहीं की? और तब आप तो कह रहे थे कि हमारे इतने लोग हैं, हमारे इतने कर्मचारी हैं। तब ये भी कहा गया था कि हमने इतने लोग अपॉइंट किए हैं। उसमें तब ये भी कहा गया कि कहां से अपॉइंट किया आपने, तो वैकेंसी निकाली नहीं, तो इतने लोग कहां से आ गए? तो ये भी चर्चा रही कि वो सब आरएसएस के लोग हैं, वगैरह वगैरह। सब हो चुका है, कुछ बाकी नहीं है। और उसकी ट्रांसपेरेंसी से लेकर उसके सही होने का कोई आधार नहीं है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द नहीं कर रहा है, और रद्द नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है। उसने डाल दिया कि पार्टियां करवाएं या पार्टी के लोग करवाएं, और नहीं होगा तो कहेगा हमने तो कहा था उनको करवाना था, उन्हीं लोगों ने नहीं करवाया। यही चुनाव आयोग कहता है कि हमने तो लिस्ट बना के दे दी थी, आपने गलतियां नहीं बताई, इसलिए गलतियां हैं उसमें। तो वही अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप ठीक कराना है तो करा लो, अगर आप करा लेंगे तो ठीक है, और नहीं करा पाएंगे तो जो होना है वो हो जाएगा। और जाहिर है नहीं करा पाएंगे, जब समय ही कम है तो कैसे करा पाएंगे? लेकिन पूरे मामले में कहीं ये नहीं पूछा गया कि आपने नाम हटाए किस आधार पर। दोबारा लिखने के लिए तो फॉर्म भर के चाहिए, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उनका सहयोग कीजिए, मदद कीजिए जिन लोगों का नाम हटाया गया है, और ये भी कि ऑनलाइन आप एंटर कर सकते हैं। अब बिहार में जो ऑनलाइन एंटर ही कर सकता है, तो फिर दस्तावेजों की क्या कमी होती और क्या दिक्कत होती? तो ऑनलाइन तो कितने लोग एंटर कर पाएंगे और कितने लोगों का डलेगा वो तो सब लोग जानते हैं। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि लोग सहयोग करें, और चुनाव आयोग अंत में ये कह सकता है, मतलब पूरी संभावना है उसकी, कि लोगों ने सहयोग नहीं किया इसलिए गलतियां रह गई। तो जो चुनाव आयोग को करना था वो अंततः वो कर ले जाएगा, यही दिखाई दे रहा है, ऐसी पूरी उम्मीद है। और सब कुछ सरकारी खर्चे पे हो रहा है, पूरे में भारत सरकार का या हमारे टैक्स का पैसा लग रहा है, और एंड रिजल्ट क्या होगा कोई नहीं जानता है, और सुप्रीम कोर्ट होने दे रहा है। ये इसकी खबर है, जो छपी नहीं है। खबर तो ये छपी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, लेकिन ये कहने का मतलब क्या होगा, ये किसी अखबार में अब नहीं छपती है। पहले छपती थी, अब तो नहीं छपती है। इसलिए लोगों को जानना जरूरी है, इसलिए हमने बताना जरूरी समझा। दूसरी खबर क्या है? आवाज नहीं आ रही सर। दूसरी खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट पर सरकार का भारी दबाव, द हिंदू की लीड खबर है। क्या क्या था खबर में? हाँ, नहीं, वो खबर ये नहीं है कि दबाव है। खबर मतलब शीर्षक ये है, मतलब शीर्षक ये है कि राज्यपाल जब विधेयकों को रोके रहे तो क्या सुप्रीम कोर्ट को बिना अधिकार बैठे रहना चाहिए? ये मुख्य न्यायाधीश ने पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि क्या राज्यपाल विधेयकों को रोके रहे तो सुप्रीम कोर्ट को बिना अधिकार बैठे रहना चाहिए। ये मामला वही है जो तमिलनाडु का था, और राज्यपाल ने कई महीने तक उस पर अपनी सहमति नहीं दी, संतुति नहीं दी, या उसको वापस नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में आई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने इतने समय तक नहीं दिया है, इसलिए उसको मान लिया जाए कि आपने सहमति दिया। उस तरह से वो कानून बन गया, जो उसको राज्यपाल की सहमति के बिना वो कानून बन गया। उसके बाद से वो मामला चल रहा है। उसके बाद फिर उसी समय, पहले पुराना आदेश है, उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास अगर कोई अध्यादेश सहमति के लिए या उनके अनुमोदन के लिए जाता है तो एक समय सीमा के अंदर उनको उस पर सहमति दे देनी चाहिए। तो राष्ट्रपति ने भी पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि क्या सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को आदेश दे या उनके लिए समय सीमा तय करे। तो ये तो एक मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट
राष्ट्रपति को जवाब देगा और राष्ट्रपति को जो भी जवाब देना है या सहमत होना नहीं सहमत, वो तो अलग मामला है। लेकिन जो राज्यपालों वाला मामला था वो तो बड़ा क्लियर था कि तमिलनाडु के मामले में आदेश दिया गया और तमिलनाडु के राज्यपाल ने चूंकि सहमति नहीं दी थी अध्यादेश पे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो ठीक किया। और जब ये सब कर ही दिया तो उसने कहा कि एक समय सीमा तय होगी, इसमें भी कोई गलत नहीं है। कुछ सामान्य कल भी हम लोगों ने बात की थी, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। तो अब जो है सरकार की तरफ से, मैंने सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा है कि अगर आप इसमें आप मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें हस्तक्षेप करेंगे तो अतिक्रमण होगा। अदालत ने कानून निर्माण के क्षेत्र में अतिक्रमण कर लिया है। उनका कहना है कि विधेयकों में देरी से राजनीतिक तौर पर निपटा जाना चाहिए, न कि अदालत के आदेश से। मतलब अगर किसी राज्य ने किसी विधानसभा ने कोई नियम बनाया, कानून बनाया और राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा, राज्यपाल उसको सहमति नहीं दे रहे हैं, वो कानून नहीं बन रहा है, राज्य सरकार परेशान है और राज्यपाल जो है केंद्र के कहने पे, केंद्र के इशारे पर या केंद्र के आदमी है इसलिए उसको सहमति नहीं दे रहे हैं, तो राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो जो निर्वाचित सरकार है उस पर राज्यपाल हावी रहेंगे और राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि हैं। तो वहां की सरकार कोई और, केंद्र की सरकार कोई और, जो पूरी देश की संघीय व्यवस्था है उसको चौपट करने का पूरा इंतजाम है। और उस इंतजाम में अगर सरकार की तरफ से यह दलील दी जा रही है कि राजनीतिक तौर पर निपटा जाना चाहिए, कानून का पालन और सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, कानून के मामले में कार्रवाई अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा और कानून का मामला राजनीतिक तरीके से निपटा जाएगा तो क्या होगा। तो ये खबर है जो आज किसी और अखबार में पहले पन्ने पर नहीं दिखी, जबकि बहुत गंभीर खबर है और ये हिंदू में लीड है। और जाहिर है इससे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लिया जा रहा है कि आप ऐसा ऑर्डर मत कीजिए, ऑर्डर तो हो चुका है, अब इसको वापस लीजिए या उसको खत्म करिए। तो तमाम मामलों पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, समय नहीं है, हजारों मामले लंबित हैं। और जो मैंने अभी टेलीग्राफ में आज में खबर छपी थी कि लगभग 5000 मामले आते हैं और जितने मामले आते हैं उससे कम सुने जाते हैं और पिछला बकाया 80,000 मामलों का है। और सरकार ऐसे ऐसे कानून बना के ऐसे ऐसे मुकदमे करके लटकाए हुए हैं। तो जनहित के मामले लटके रहेंगे और इस तरह से मामले जो है फंसे रहेंगे और कुछ होगा जाएगा नहीं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर जो आदेश है उसके खिलाफ अगर ये मान ही लिया कि हाँ राज्यपालों का मामला पॉलिटिकल तौर पे ही निपटा जाना चाहिए, तो जाहिर है राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जीत होगी और वो जो राज्यों के मामले में दखल जैसे करती रहती है वो करेगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है और उसको दोबारा उस पर समीक्षा के लिए कहना और फिर इस तरह के तर्क देना, मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट पे दबाव ही बनाना है। और दबाव नहीं बनाना होता तो जाहिर है और जगह खबर छपी होती। क्योंकि खबर नहीं छपी है इसका भी मतलब है कि वो दबाव ही बनाया जा रहा है और बाकी अखबारों ने कहा कि हम इससे दूर ही रहें, तो लोगों ने अपना हाथ दूर रखा है। तो ये भी बड़ी खबर है, बुरी खबर है, लेकिन है। सर तीसरी फिर खबर है और तीसरी खबर है कि जीएसटी का स्लैब अभी तय नहीं हुआ है। वो भी मजेदार है। दिवाली पर घोषणा प्रधानमंत्री करेंगे और हमारे एक तरफ वाली मीडिया अभी से प्रचार कर रही है शायद तब तक प्रधानमंत्री भूल न जाए। मैं आपको याद दिला देता हूं कि 2018 में प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को नियमित करने की बात कही थी। आज 7 साल हो गए, अब तक वो नियमित नहीं हुए, न उनकी तनख्वाह 1 रुपया बढ़ी है। तो अरे वो तो किसानों को भी आश्वासन दे के आए थे, जब किसान आंदोलन खत्म हुआ था तो ये आश्वासन कम से कम मीडिया के लोग अब उनकी बात समझ गए हैं कि रोजगार नहीं मिला, महंगी पेट्रोल मिल रही है, सस्ती पेट्रोल नहीं मिली, डॉलर महंगा हो गया, सस्ता डॉलर नहीं मिला। तो क्या जीएसटी के स्लैब गिरेगा कि बढ़ेगा? अभी से काहे को प्रचार पर उतर गए। नहीं, जीएसटी मोदी सरकार ने का बनाया हुआ है और जीएसटी का विरोध करते रहे थे मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे। तो सत्ता में आने के बाद इन्होंने जीएसटी को लागू कर दिया, धूमधड़ाके से लागू किया और जैसे मन किया वैसे लागू किया, मनमानी सी की पूरी। और इतनी मनमानी थी कि मैंने ये किताब लिखी थी जीएसटी पे, जीएसटी 100 झंझट। तो जीएसटी में क्या है ये सब मैं पहले से बताता रहा हूं
और झंझट के अलावा कुछ नहीं है और बिना मतलब है। और जाहिर है उससे जनता को लूटा जा रहा है, जनता को चूसा जा रहा है, जनता से जबरन टैक्स लिया जा रहा है। और वो 28% था, कम से कम 5% और अधिकतम 28%। तो किसी भी आइटम पे, और उसमें तमाम सेवाएं जिन पे पहले टैक्स नहीं लगता था, जो पहले कर मुक्त होते थे, वो सब अब इस टैक्स के दायरे में आ गए हैं। और पहले अगर आप ग्वाला से दूध ले लेते थे और आपको आपके मोहल्ले का दूध वाला घर आके दूध दे जाता था तो उस पर टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब चूंकि वो सब दूध वाला है ही नहीं, उनको उनका अस्तित्व ही संकट में डाल दिया गया है। बड़ी कंपनियां दूध देंगी, तमाम कायदे कानून बना दिए गए हैं, जो अब समोसा पकौड़े पे भी, चाट पे भी होने वाला है। तो इस तरह से करके छोटे व्यापारियों को आपने खत्म कर दिया, और बड़े व्यापारी अगर बेचेंगे तो वो टैक्स दायरे में होंगे तो वो टैक्स लगाएंगे। और टैक्स 5 से 28% अभी तक लग रहा है। सरकार ने नया सिगूफा छोड़ा है कि हम इसमें से 4 जो स्लैब है, 5%, 12%, 18% और 28%, इसमें से 2 को खत्म कर देंगे, क्योंकि बहुत झंझट होता है। झंझट जो है तो जीएसटी ही झंझट है और हर तरह से झंझट है, पर वो अलग बात है। और अगर 4 स्लैब से झंझट है तो कंप्यूटर से हिसाब होना है, झंझट भी क्या है। और सब तो अभी तक चल ही रहा था। मुझे नहीं लगता कि किसी ने मांग की थी और किसी ने कहा कि हमारा 4 स्लैब से झंझट है। जो झंझट है, जो सब बताया गया था, उसमें तो उसने माफी मांगी थी। याद होगा, एक ब्रेड और बन में मक्खन लगा हुआ और इस तरह के सब पे अलग अलग टैक्स की बात की थी, तो बाद में दिखाया गया कि वो वित्त मंत्री से माफी मांग रहा था। तो ये सब होता रहा है और जीएसटी को उसको भी वैसे ही सुरक्षा दी गई है जैसे ईवीएम को दिया जाता रहा है। तो सब हो गया। लेकिन अब जब सरकार संकट में है और ये प्रचार हो गया है और ये लोग मानने लगे हैं कि वोट चोर सरकार है, वोट की चोरी करके उसको बहुमत मिलता है, तो सरकार कुछ ऐसे काम दिखाना चाहती है जिससे लगे कि हाँ, वो लोकप्रियता पाने के लिए भी कुछ काम करती है। और उसको लोकप्रियता इससे मिली है, जो पहले कहा जाता था कि हिंदुत्व के नाम पे वोट मिल गया, इसलिए मिल गया, उसलिए मिल गया, वगैरह वगैरह। तो अब वो ये दिखाना है कि हमने कुछ काम किए, जीएसटी कम कर दिया इसलिए वोट मिल गए। तो ये प्रचार किया जा रहा है रोज की जीएसटी से कीमतें कम होंगी या लोगों को राहत मिलेगी। इसी सरकार ने किया था और आप ही इसको इतने समय तक चलाते रहे, और अब आप कम कर लेंगे तो कौन सी बड़ा एहसान कर देंगे। और कम कर रहे हैं तो जाहिर है इसलिए कर रहे हैं कि फंसे हुए हैं, और वो भी अभी किया नहीं है, उसका प्रचार ज्यादा हो रहा है और पहले पेज में खबर छप जाती है रोज। इन्होंने घोषणा किया कि हम कम कर देंगे, कि जब कर देंगे तो छाप दीजिएगा कि कम कर दिया, और इतना कम हो गया। इसके अलावा अगर किसी पे 12 और 18% 12 रहेगा, 5 और 12% टैक्स लगेगा या 18% रहेगा, शायद 18% रहेगा। जीएसटी 5% और 18 रहेगा, 12% और 28% हटा दिया जाएगा। तो जिसपे 28% टैक्स लगता है उस पे 18 लगेगा, और जिसपे 12 लगता है वो शायद 5 में आ जाए। जरूरी नहीं कि सब 12 वाला 5 में, कुछ 12 वाला 18 में भी चला जा सकता है। तो वो क्या होगा वो तो बाद की बात है। लेकिन टैक्स अगर 5% और 10% कम ही हो जाएगा, जहां 28% लग रहा था वो 18 हो जाएगा, तो कौन सी बड़ी राहत हो जाएगी। और हो ही जाएगी तो जाहिर है कि आपको जितना लूटना था लूट लिया, और जब हालत खराब है, आपको एहसास हो रहा है कि लोगों को देने में दिक्कत हो रही है, आपको पैसा नहीं आ रहा है, या उन उत्पादों की बिक्री नहीं हो रही है, तब आप कम कर रहे होंगे। सब कौन नहीं समझता है, क्यों नहीं समझेगा। तो इतने समय बाद इसको कम करके कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, और एहसान अगर कर भी रहे हैं तो वो जब करेंगे तब करेंगे। प्रचार अभी पहले से होना शुरू हो गया है, वो दिलचस्प है कि प्रचार खूब हो रहा है। सभी अखबारों में खबर छप जाती है 3-3, 4-4 कॉलम की पहले पेज में कि जीएसटी का स्लैब कम होगा तो दाम कम होगा। स्लैब कम होगा तो दाम कुछ का कम होगा, कुछ का उतना ही रहेगा, तो क्या दाम कम हो जाएगा। और तमाम सेवाओं पे जिस पे टैक्स नहीं लगता था उस पे जब टैक्स लगने लगा तो बढ़ गया, वो नहीं बताया गया था, जितना घटेगा बताया जा रहा है। और जब घटेगा उसके बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन बढ़ गया तो नहीं बताया गया था कि इतना बढ़ गया। और जब घटेगा तो पहले से प्रचार किया जा रहा है कि घट जाएगा। ये तो हाल है। चलिए सर, अब चौथी खबर ले लेते हैं फिर, क्योंकि मामला भागम भाग का है। और हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छप गई एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की, लेकिन दूसरे उम्मीदवार की खबर क्यों नहीं? नहीं, वो तो नहीं है, वो तो नहीं होती है, रहती नहीं, वो तो सबको खास बात नहीं। इनकी खबर ये है कि ये बेचारे भले आदमी पहले भी 2 बार मौका चूक चुके हैं। बहुत भले आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी,
बहुत भले आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत योग्य हैं, और किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया, नहीं तो ये तो मंत्री बन गए होते, 2000 में ही बन गए होते, 2002 में जब वाजपेयी जी थे, और 2014 में तो बन ही जाते। तो अखबार में ये खबर है कि 2002 में जब वाजपेयी जी ने इनको मंत्री बनाया, और शपथ ग्रहण के दिन जब कोई दूसरा शपथ लेने आया, तो वाजपेयी जी ने आडवाणी जी से पूछा था, ये दिलचस्प खबर है जो मैं नहीं जानता था, आज छपी तभी खबर, आज खबर पढ़ी तभी पता चला, आपने भी नहीं पढ़ा होगा तो नहीं जानते होंगे, और पाठकों को तो जिसने हिंदुस्तान टाइम नहीं पढ़ा उनको भी नहीं पता होगा। और आमतौर पे लोग खबर पढ़ेंगे नहीं कि हाँ वो राजग के उम्मीदवार है तो उसको पढ़ना क्या, लेकिन जब खबर पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जब शपथ ग्रहण हो गया और इन्होंने शपथ नहीं लिया, तो वाजपेयी जी ने आडवाणी जी से पूछा दाढ़ी वाला कहाँ है। मतलब कि इन्होंने नाम बताया कि इनको मंत्री बनाना है, इनको शपथ दिलानी है, तो इनके सचिवालय ने या पार्टी के सचिवालय ने या सरकार के उनके वाजपेयी जी के सचिवालय ने इनकी जगह किसी दूसरे इन्हीं की नाम राशि को बता दिया कि आप मंत्री बनाए गए हैं, और संयोग से वो भी वाजपेयी के थे, वही नाम था, तो उन्होंने आके शपथ ले ली, इनको पता ही नहीं चला, ये रह गए। और चूंकि वाजपेयी जी से ने आडवाणी से पूछा कि दाढ़ी वाला कहाँ है, तो ये सबको पता चल गया कि किसी और को शपथ दिलानी थी, किसी और को दिला दिया गया। और दिलचस्प ये है कि अब उसकी पोल खुली है, या अब ये मामला सार्वजनिक हुआ है और सरकार ने उसको सुधारा नहीं। मैंने अगर गलती हो गई, कोई और नाम है तो सुधारा जाए। ये कांग्रेस गवर्नमेंट में भी हुआ था, अर्जुन सिंह और अर्जन सिंह में कंफ्यूजन हुआ था। अर्जुन सिंह कैबिनेट मंत्री, अर्जुन सिंह और अर्जन सिंह, अर्जन सिंह सरदार जी एक सेना के आदमी थे, और अर्जुन सिंह कांग्रेस सरकार के खास हुआ करते थे। तो अर्जुन सिंह को कैबिनेट में शामिल किया गया, 5 दिन बाद पता चला कि वो पंजाब के गवर्नर बना दिए गए। तो असल में पंजाब के गवर्नर अर्जन सिंह को बनाया गया था, लेकिन अर्जुन सिंह लोगों ने समझा और अर्जुन सिंह ने शपथ ले ली, तो वो 5 दिन बाद गवर्नर बन गए। लोगों को समझ में नहीं आया, चर्चा हुई, तो बाद में पता चला कि नहीं, वो अर्जुन सिंह की जगह अर्जन सिंह थे असल में, अर्जुन सिंह ने राज्यपाल की शपथ ले ली। तो कांग्रेस में जो सब हुआ है वो सब बीजेपी में भी हुआ है। बीजेपी कुछ अलग नहीं है, भले कांग्रेस की आलोचना करते रहे। तो इसमें जो अपने, एक बार तो उनके साथ ये हुआ कि नाम उनका था और कोई और आ गया। दूसरी बार 2014 में अखबार ने लिखा है कि वो इतने भाजपा में इतने करीबी थे, या इतने वरिष्ठ थे, या इतने योग्य सक्षम थे कि 2014 में तो मंत्री बनते ही बनते, पर दुर्भाग्य से वो जीते ही नहीं। तो ये भी खबर है कि दुर्भाग्य से वो जीते ही नहीं, फिर भी मंत्री बन जाते। तो ठीक है, अब अखबार कह रहा है तो बन जाते, और जब स्मृति ईरानी बन गई थी तो ये भी बन सकते थे, तो वो अलग कहानी है। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ये खबर जो है ये बताने के लिए है कि भाइयों उनसे सहानुभूति रखो। अब 80 साल के हो गए, अब उनको नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा इनाम, और उनको इनाम देना जरूरी है। तो अगर आप भाजपा के आदमी हैं तो वोट उन्हीं को दीजिए, ये बताने के लिए खबर छपी है, और ये मुझे लगता है कि दिलचस्प है। चलिए अंतिम खबर पर अब आपसे चर्चा कर लें। मुख्यमंत्री दिल्ली के पुलिस प्रमुख की नियुक्ति और मुख्यमंत्री पर हमला, ये संयोग है, दुर्योग है या प्रयोग है? नहीं, कुछ तो है, संयोग तो हो नहीं सकता। उसमें भी दिलचस्प है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर 20-21 दिन पहले, 31 तारीख को शायद, हाँ 31 तारीख को रिटायर हो गए थे। तो 31 को रिटायर होंगे, ये तो पहले से पता था सरकार को कि 31 को रिटायर हो जाएंगे पुलिस कमिश्नर। तो अगले पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति या चयन तो उसी दिन हो जाना चाहिए था कि 31 को वो रिटायर हो तो ये कार्यभार संभाल लें। वो नहीं हुआ क्योंकि नहीं होता है। इस सरकार में तीनों बीएसएफ और जो सब सीआरपीएफ और तीनों के डीजी का पोस्ट खाली रहा है, लंबे समय तक खाली रहा, और एक दूसरे का लोग काम देखते रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब होता है, और ये सब गृह मंत्रालय करता है, तो अमित शाह के पास टाइम नहीं होता है, तो ये सब कर नहीं पाते हैं। अब अमित शाह क्या क्या करे, सब उन्हीं को करना है, चुनाव उन्हीं को जिताना है, चाणक्य भी वही है, पार्टी के गृह मंत्री भी वही है, तो खैर वो अलग मामला है। लेकिन उसमें दिलचस्पी यही है कि पुलिस कमिश्नर रिटायर होने वाले हैं, ये पहले से पता होता है, सबको पता था, फिर भी उनकी जगह किसको नियुक्त करना है या कौन पुलिस कमिश्नर बनेगा, ये पार्टी ने नहीं, सरकार ने पहले तय नहीं किया। और जब वो रिटायर हो गए तो वो तो चले गया, उनको एक्सटेंशन भी नहीं दिया। नॉर्मली एक्सटेंशन दे दिया जाता है कोई प्रिय पात्र होते हैं तो, और दूसरा नहीं चुना गया था तो इनको एक्सटेंशन भी दिया जा सकता था,
1 महीने का ही सही, तो वो सब नहीं करके कार्यवाहक सीपी बना दिया गया एसबीके सिंह को। एसबीके सिंह कार्यवाहक सीपी थे और 21 दिन पहले ये उनको कार्यवाहक बनाया गया था, लेकिन चूंकि वो कार्यवाहक थे तो वो भी जानते थे और सब लोग जानते थे कि कार्यवाहक है, कुछ दिन में जो स्थायी सीपी आएगा। लेकिन स्थायी सीपी की नियुक्ति चयन तब हुआ जब मुख्यमंत्री पे हमला हो गया, और मुख्यमंत्री पे हमला होने के दूसरे ही दिन हो गया। तो क्या इंतजार किया जा रहा था कि हमला होगा तब करेंगे, या हमला करवाया गया इसीलिए कि इनको तब सीपी बनाना था? कुछ भी हो सकता है, क्या है वो पता नहीं है, मैं कोई अंदाजा नहीं लगा रहा, कोई अटकल नहीं लगा रहा, लेकिन जो स्थितियां हैं वो बताती हैं कि हमला होने का इंतजार क्यों किया जा रहा था, और इंतजार नहीं किया जा रहा था तो 21 को क्यों किया, 1 तारीख को क्यों नहीं किया, और पिछले 31 को क्यों नहीं कर लिया था जिस दिन वो रिटायर हो रहे थे। तो उसमें भी दिलचस्प ये है कि हमलावर गुजराती है। अब हमलावर गुजरात का है तो ठीक है, गुजराती हो सकता है, तमाम गुजराती दिल्ली में रहते हैं, और वो अगर दिल्ली में रह रहा था तो उसको नाराजगी हो सकती है मुख्यमंत्री से। लेकिन पुलिस की जांच में ही पता चला है, और अखबारों में जो छपा है वो, मैं पुलिस की जांच के बारे में नहीं जानता, जो अखबारों में छपा है वो मैं बता रहा हूं कि वो कुछ ही दिन पहले दिल्ली आया था। तो अगर कोई गुजरात से कुछ ही दिन पहले दिल्ली आया था तो उसको मुख्यमंत्री से नाराजगी क्या हो गई और क्यों हो गई, और अगर नाराजगी हो ही गई तो वो इतना काबिल कैसे हो गया कि उसने हमला कर दिया मुख्यमंत्री पे। मैंने इतना काबिल से मेरा मतलब यह है कि इतना गुस्सा कैसे आ गया कि वो वहां तक पहुंच गया, जबकि वो गुजरात में, दिल्ली में नया था और कुछ ही दिन पहले आया था। लेकिन दिल्ली में कुछ ही दिन पहले आया था ये तो बात सही है, लेकिन वो रह भी रहा था मुख्यमंत्री के पड़ोस में। अब ये भी कैसे हुआ पता नहीं। तो ये सारी बातें जो है तमाम संदेह को जन्म देती है, संदेह का आधार है कि क्या ये सब कैसे हुआ। और सबसे दिलचस्प ये है कि ये सब होने के बाद मुख्यमंत्री को सीआरपीएफ की सुरक्षा दे दी गई। तो सीआरपीएफ की सुरक्षा भी मुख्यमंत्री को हमले से पहले दी जा सकती थी, दी जानी चाहिए थी। मुख्यमंत्री पे हमला तो होता ही रहा, केजरीवाल पे भी होता ही रहा था। तो अगर केजरीवाल की आप चिंता नहीं कर रहे थे तो अपनी मुख्यमंत्री की तो चिंता की ही जानी चाहिए थी। और अगर आपने पहले नहीं की, चीफ दिल्ली का पुलिस प्रमुख नहीं बनाया, और दिल्ली कार्यवाहक पुलिस प्रमुख से काम कर रही थी या काम चल रहा था दिल्ली में, तो जिस दिन हमला हुआ उसी दिन आपको पुलिस प्रमुख भी बदलना पड़ा, उसी दिन सीआरपीएफ को भी सिक्योरिटी देनी पड़ी। तो ये क्या पहले से तैयार नहीं था कि हमला होगा तो ये दोनों करेंगे, या हमले का इंतजार किया था ना, जा रहा था दोनों किया गया? ये पूरा मामला रहस्यमय है और समझ में नहीं आता है। और जैसा आजकल होता है, खबरें पूरी नहीं छपती हैं, नहीं तो एक खबर इसी बात पे होनी चाहिए थी कि गुजरात का एक आदमी कैसे दिल्ली में कब आया, वो लिखा नहीं है, हाल ही में आया लिखा है, लिखा जाना चाहिए कितने तारीख को आया, और वो इसलिए आया था, इस उम्मीद में आया था, फलाने के यहाँ फलाने ने बुलाया था उसको, कुछ तो होगा। ऐसी कोई दिल्ली आया था और दिल्ली में गुजराती उसमें धर्मशाला में रहने लगा, वहां वो रह रहा था जो मुख्यमंत्री के घर के पास है, और वहां रहते हुए उसको मुख्यमंत्री से इतनी नाराजगी हो गई कि उसने मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। तो ये सब कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आता। ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही दुर्लभ मामला होगा कि कोई गुजरात से आएगा या कहीं से, माने बिहार से ही आएगा या कहीं बाहर से आएगा, और उसको मुख्यमंत्री से कुछ ही दिन में इतनी नाराजगी हो जाएगी कि वो जाके मुख्यमंत्री पे हमला कर देगा। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, और ये हुआ। और चूंकि वो गुजरात का था और गृह मंत्री भी गुजरात के हैं, गृह मंत्री को ही पुलिस चीफ तय करना था, गृह मंत्री ने ही तय किया कि सीआरपीएफ की सिक्योरिटी होगी। गृह मंत्री मतलब गृह मंत्रालय आप कह सकते हैं, गृह मंत्रालय ने तय किया। तो इसलिए पूरा मामला संदिग्ध और दिलचस्प लगता है, और ये सब कुछ मुख्यमंत्री की सुरक्षा के मामले में है, दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए पहले भी सरकार को चौकस रहना चाहिए था, सतर्क होना चाहिए था। तो पहले चिंता नहीं की, और ऐसा लग रहा है कि उसका इंतजार किया जा रहा था कि हमला हो तो हम ये कर देंगे, जो दोनों तैयारी थी कि हमले के अगले दिन सब हो गया। तो ये भी बड़ा दिलचस्प मामला है, और खबर ऐसे नहीं छपी है जैसे मैं बता रहा हूं, जबकि मामला यही है और ऐसे छपना चाहिए था। सिर्फ ये कहना कि उनको पुलिस सिक्योरिटी दे दी गई, ये दी गई, तो लगता है कि रूटीन काम है और बहुत सामान्य है, लेकिन सामान्य नहीं है। इसमें जो असामान्य है वो बताया जाना चाहिए था, जो अखबार आमतौर पर नहीं बताते हैं। चलिए सर, कुल मिला के इन खबरों का हमारा विश्लेषण हो गया है, तो आप सुने और आगे बढ़ाएं। लेकिन हमें प्रतीक्षा रहेगी कि हम उन बड़ी खबरों को पोस्टमार्टम कर आप तक कैसे सरल भाषा में समझा पाए।
वो प्रयास किया है और इस प्रयास को अब आगे बढ़ाते रहिए और निश्चित रूप से हम आपके सामने ये प्रोग्राम और अच्छा बना के लाते रहेंगे। अगर कुछ कमियां हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि उन कमियों को हम सुधारें और कितनी लचीली बनाएं भाषा और कितनी लचीली खबरें बनाएं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। संजय सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।